नमस्ते, सदावत सलाम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते वाले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत समुद्र में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। हालांकि हमारे पास निश्चित संख्या में पनडुब्बियां नहीं है, लेकिन भारत इन सब बातों को जानते हुए भी अपनी तैयारियों को भी बढ़ा रहा है। ऐसे में अब न्यूक्लियर पावर से लैस INS अरिहंत भारतीय नौसेना में एंटर करने जा रही है और यह भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी होगी। और यही नहीं दोस्तों, भारत अपने इस प्रोजेक्ट पर रुका नहीं है, बल्कि 2 और न्यूक्लियर पावर अटैक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट को भी अंतिम मंजूरी देने वाला है, जिससे कि भारत के हिंद महासागर क्षेत्र में जो क्षमता है वो बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हम चाइना पर एक नकेल भी कर सकते हैं। 6000 टन की INS अरिहंत, इसके सारे जो जरूरी ट्रायल्स हैं, जो कि काफी कठिन ट्रायल माने जाते हैं, वो पूरे हो चुके हैं। इसीलिए इन ट्रायल्स के बाद इस पनडुब्बी को औपचारिक तौर पर कमीशनिंग के लिए तैयार किया जा चुका है। हालांकि इसके जो जटिल परीक्षण किए गए थे उसमें कुछ तकनीकी मुद्दे थे जिन्हें की दूर किया गया और इंडियन नेवी के हिसाब से इसे मॉडिफाई भी किया गया है। वहीं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि अगले 2 महीनों के अंदर इसे कमीशन किया जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद INS अरिहंत के साथ मिलकर भारतीय नौसेना की क्षमता को भी बढ़ाएगी। INS अरिहंत की सबसे खास बात यह है कि ये INS अरिहंत की तरह ही है, यानी कि यह भी अपने साथ सेम तरीके की मिसाइल्स ले जा सकती है, जैसे कि 750 किलोमीटर रेंज वाली K-15। ऐसे में दोस्तों अगर तीसरी SSBN आती है तो भारतीय नौसेना को और ज्यादा रणनीतिक बढ़त मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी 4 SSN के लिए भी अप्रूवल दे सकता है आने वाले वर्षों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कल से दोस्तों खबरें आ रही हैं कि तुर्की अपने S-400 को पाकिस्तान को बेच सकता है। दरअसल यहाँ पर तुर्की की समस्या ये है कि वो अब F-35 प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है और उसमें साफ तौर पर कंडीशन ये है कि आपको S-400 अपने यहाँ से हटाना होगा, उसे पूरी तरीके से डिकमीशन करना होगा। ऐसे में जो तुर्की के कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि तुर्की को S-400 को पाकिस्तान या भारत को बेच देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दावे तो ये किए जा रहे हैं कि तुर्की के पाकिस्तान के साथ डिफेंस संबंध जो है वो बहुत मजबूत है, तो हो सकता है वो उसको S-400 की सप्लाई करे और पाकिस्तान को भी इसी तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपना दिमाग लगाएं तो क्या आपको लगता नहीं है कि रशिया इस चीज़ के लिए मानेगा? रशिया बिल्कुल इस चीज़ के लिए नहीं मान सकता, बाकायदा ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको समझाने वाली बात करूंगा, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप मान सकते हैं। दरअसल दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि भारत में अक्सर खबरें आती हैं कि भारत अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स को खरीद सकता है, लेकिन दोस्तों उसमें भी यही कंडीशन है, यानी कि आपको अपने S-400 को हटाना होगा, फिर आप F-35 के लिए आगे आ सकते हैं। जिस तरीके से कंडीशन तुर्की फेस कर रहा है, सेम कंडीशन फिर भारत के पास भी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सिनेरियो बना हुआ है और तुर्की तो फंस चुका है चारों तरफ से, क्योंकि अब उसके ये जो S-400 है ना तो वो इन्हें ऑपरेशनलाइज कर पा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नाटो का सदस्य है। दूसरी बात यह है कि उसे ज़रूरत भी नहीं पड़ी है इन S-400 को ऑपरेट करने की, तो एक तरीके से ये धूल फांक रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर दोस्तों तुर्की के लिए ये आ रही है कि उसके सभी सहयोगियों के पास F-35 है, उसके पास नहीं है, और S-400 उसके लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया है। पाकिस्तान की जहाँ तक बात करते हैं तो दोस्तों पाकिस्तान की, अब मैं क्या बोलूँ, उसकी औकात से बाहर है S-400 की एक सिंगल स्क्वाड्रंस को भी खरीदना। यहाँ पर दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि तुर्की को इन एयर डिफेंस सिस्टम को किसी तीसरे देश को बेचने की बजाय वापस रशिया भेज देना चाहिए और फिर तुम्हें जो करना है वो कीजिए, क्योंकि आप इसे किसी तीसरे पक्ष को बेच नहीं सकते हो। सेम कंडीशन दोस्तों फाइटर जेट में भी होती है। चाहे आपने देखा होगा कि डैनिश F-16 फाइटर जेट की जो बात सामने आई थी, जब अमेरिका ने अप्रूवल दिया उन्हें बेचने का, तब जा करके वो सेकेंड हैंड F-16 फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट किया गया। तो आप देखिए सेकेंड हैंड का भी जब इतना तगड़ा रूल है तो S-400 के लिए रशिया के पास नहीं होगा ये तगड़ा रूल। बहुत चीज़ें हैं दोस्तों जो समझने वाले को समझ में आ जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों साप का जो ग्रिपेन फाइटर जेट है, इनकी लॉबिंग भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मुझे लगता है कि जो खबरें हमारे पास आती भी हैं साप के ग्रिपेन को लेकर, वो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा रहता है कि वो पेड मीडिया के जरिए पहुंचाई जा रही है। आप सब जानते हैं कि भारत का MRFA प्रोग्राम अभी अधर में लटका हुआ है और भारत हो सकता है कि इस साल के अंत में इसके लिए RFI जारी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर दोस्तों ये आ रही है कि साब ने अक्सर इस पूरे टेंडर पर अपनी नज़र बनाकर रखी हुई है। अब तो साहब बड़े बड़े दावे भी कर रहा है। उसने साफ तौर पर बोल दिया कि अगर उसे ये डील मिलती है भारत से तो वो 20 से 25 ग्रिपेन फाइटर जेट का प्रोडक्शन कर सकता है, और साथ ही वो ये भी दावा कर रहा है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है जिसमें इस वक्त डिस्ट्रप्शन देखा जा रहा है, उसे भी दरकिनार करते हुए वो अपना प्रोडक्शन जारी रख सकता है। यानी कि साहब ने खुद को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में दिखाया है जो भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। ये पूरी चीज़ दोस्तों कहीं ना कहीं लॉबी से प्रेरित लगती है और मोटा पैसा देता है साहब कुछ मीडिया चैनल्स को कि भैया तुम इसकी प्रमोशन करो और भारत में साहब की ग्रिपेन की लहर बना दो।
वही दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना की अगर आवश्यकताओं की बात करूं तो भारतीय वायुसेना चाहती है कि हर साल कम से कम 18 फाइटर जेट का उत्पादन हो अगर हम किसी को भी चुनते हैं, और करीबन 6 से 7 सालों में ये पूरे फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना की फ्लीट में शामिल हो जाने चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सैप जो गेम खेल रहा है वो सबके समझ में आ रहा है। फिलहाल इस बारे में दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से ड्रोन्स ने किसी भी युद्ध का सिनेरियो चेंज कर दिया है, ऐसे ही पानी के ऑटोनोमस यूएसवी है यानी कि अनमैन्ड सरफेस वेसल, वो भी इसी तरीके का गेम चेंज कर सकते हैं। और भारत अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से पुख्ता कर रहा है, इसीलिए भारत की जो स्टार्टअप कंपनी है वो इस क्षेत्र में आगे आ रही है। आपको मैं बता दूं कि भारत की एक स्टार्टअप कंपनी है टारडेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने अपना A5 मैगलन ऑटोनोमस अनमैन्ड सरफेस वेसल यानी कि यूएसबी लॉन्च किया है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता है। A5 मैगलन की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये सर्विलांस भी कर सकता है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग भी कर सकता है और मैरीटाइम सिक्योरिटी भी कर सकता है। इसकी कई सारी तकनीकी विशेषताएं, अगर उसकी बात मैं करूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। दरअसल दोस्तों हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिणी चीन सागर में IMO लेवल 4 के जो ऑटोनोमस यूएसवी हैं वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाइना खुद इस तरीके के यूएसवी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब भारत भी इसी तरीके का काम शुरू करने वाला है। इससे भारत की निगरानी क्षमता बढ़ेगी समुद्री डकैती को देखते हुए भी। इसके अलावा जो अवैध मछली पकड़ते हैं उन्हें भी आसानी से पकड़ा जा सकता है, यानी कि जो भी इलीगल प्रयास होते हैं समुद्र में उन्हें आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। और ये रियल टाइम का डेटा हमारे कमांड सेंटर में भेजेगा, जिससे कि मैरीटाइम डोमेन में जो अवेयरनेस है वो भी बढ़ेगी। और यही नहीं दोस्तों, ये जो यूएसवी हैं वो मौसम की प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, खतरे का पता लगा सकते हैं और पूरी ऑपरेशनल क्षमताओं में ये एक बड़ी सहायता दे सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो ऑटोनोमस यूएसवी हैं वो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण भी कर सकते हैं, पानी के नीचे खोज भी कर सकते हैं और कई तरीके की जानकारी जुटा सकते हैं। बात साफ है कि भारत चाइना को इंडियन ओशन रीजन और इवन भारत की प्लानिंग अब आगे तक भी जारी है कि किस तरीके से ये घुसपैठ करता है, किस तरीके से इसके जहाज आते हैं हमारे क्षेत्र में, उन सब पर प्रॉपर तरीके से नजर रख पाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं दोस्तों भारतीय सेना ड्रैगनॉक स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये राइफल अब लगातार पुरानी होती जा रही है, जबकि इसकी जो विश्वसनीयता है वो आज भी बनी हुई है। लेकिन अब भारतीय सेना ने अपने इस स्नाइपर को अपग्रेड करना शुरू किया है। 1950 के दशक में डिजाइन की गई ड्रैगनॉक स्नाइपर राइफल भारतीय सैनिकों के लिए एक पसंदीदा साथी भी रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वॉरफेयर की सिचुएशन चेंज हो रही है, मॉडर्न वॉरफेयर में नई नई चीजें आ रही हैं, ऐसे में इस जबरदस्त हथियार को अपग्रेड किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय सेना के स्नाइपर्स में अब SSS डिफेंस के अत्याधुनिक एक्सेसरीज देखी जा रही हैं और ये अपग्रेडेड किट गेम चेंजर भी है, जो कि इस क्लासिक DSR में नई जान भी फूंकती है। यानी कि इस अपग्रेडेड किट लग जाने से इसमें बेहतर एर्गोनॉमिक्स, बेहतर ऑप्टिक्स माउंटिंग क्षमताएं और नया लुक इसका आ जाता है। और इस किट को दोस्तों फील्ड इंस्टॉल करने योग्य बनाया गया है, जिसमें कि डाउन टाइम कम से कम हो सकता है और ऑपरेशनल रेडीनेस इंश्योर हो जाती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अडानी डिफेंस की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने 4 किलोमीटर रेंज वाली यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का पहला बैच इंडियन मिलिट्री को डिलीवर कर दिया है और 250 मिसाइलों की डिलीवरी इस साल के अंत तक कर दी जाएगी, जिसमें कि 70 यूएवी की यूनिट्स भी हैं जो कि लॉन्चर की तरह काम करेंगी। दूसरी तरफ DRDO भी अपना V2 और V3 वेरिएंट बना रहा है, जो कि यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स होंगी और ये अपग्रेडेड वर्जन होंगी, जिसमें रेंज भी बढ़ी हुई होगी और क्षमताएं भी इनकी बढ़ी हुई होंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत का स्वदेशी S-400 अब सफलता के काफी करीब पहुंच रहा है, जो कि भारत की स्वदेशी एयर डिफेंस क्षमताओं को आगे बढ़ाएगा। DRDO ने अपने प्रोजेक्ट कुशा पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया, अब इसके परीक्षण होने वाले हैं। दरअसल दोस्तों भारत का स्वदेशी S-400 का आधार लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि LRSAM होगी और ये रशिया के S-400 क्षमता के बराबर होगी। LRSAM से भारत को एक जबरदस्त, मजबूत और स्तरीय एयर डिफेंस कवच मिलेगा। बता दें कि इसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी। इसे दुश्मनों के लक्ष्यों को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। यही नहीं, इसके अलावा DRDO ने किसी भी तरीके के बड़े खतरों का मुकाबला करने के लिए 250 और 350 किलोमीटर रेंज वाली 2 वेरिएंट बनानी भी शुरू कर दी हैं और रक्षा मंत्रालय ने करीबन 21,700 करोड़ रुपए की लागत से LRSAM सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन्स को भी मंजूरी दी है। कहा जा रहा है कि इस साल के अंत या फिर अगले साल की शुरुआत में इस पहली स्वदेशी इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की जो डील है भारतीय नौसेना के लिए, उसके लिए इस साल के अंत में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना अब प्रोजेक्ट 75A के तहत 6 SSN न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, जो कि करीबन $12 बिलियन की है, उसे फाइनलाइज कर सकती है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया का नया S-500 अपने ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर ट्रक पर पहली बार आर्मी 2024 में जनता के सामने पेश किया गया है, जो कि एक डिफेंस प्रदर्शनी है जो कि रूस के मॉस्को में आयोजित की जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है जिस तरीके से अराजकता बांग्लादेश में फैली है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। और दोस्तों यहाँ पर शेख हसीना ने जो खुलासा किया है वो वाकई में भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। दरअसल शेख हसीना ने कुछ वक्त पहले कहा था कि बांग्लादेश और म्यांमार का कुछ हिस्सा पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाने की साजिश चलाई जा रही है। हालांकि उन्होंने भारत का नाम लेने से परहेज किया था, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर अमेरिका की तरफ था। लेकिन दोस्तों अब जो बात आई है वो आई है सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर, जिसका एक रणनीतिक महत्व भी है और अमेरिका इस पर अपना कब्जा भी चाहता है। क्योंकि दोस्तों सेंट मार्टिन एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां दुनिया में किसी भी समुद्री मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है और इसका स्ट्रैटेजिक महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेंट मार्टिन द्वीप से बंगाल की खाड़ी और आसपास के पूरे समुद्री इलाके पर नजर भी रखी जा सकती है। इसीलिए सेंट मार्टिन बांग्लादेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल का काम भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों अमेरिका इसे बहुत पहले से हथियाना चाहता था, क्योंकि अचानक अगर कोई जंग की स्थिति होती है तो इस सेंट मार्टिन द्वीप से अमेरिका चाइना को भी रोक सकता है। लेकिन इस द्वीप पर दोस्तों चाइना और अमेरिका दोनों की नजर है। भले ही अमेरिका की यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्पी है, क्योंकि अमेरिकन काफी आगे की सोचते हैं, वो इस द्वीप पर कब्जा भी कर सकता है। और ऐसे में अगर अमेरिका इस द्वीप पर कब्जा करता है तो ऑब्वियस सी बात है पूरे क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता है, जिसमें कि भारत और चाइना दोनों शामिल है। लेकिन दोस्तों 1971 की जंग भारत को बहुत कुछ दिला सकती थी। भले ही आपने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, लेकिन शर्म की बात है उस टाइम की लोगों की, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से जुड़ने वाला जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसकी चौड़ाई कितनी कम है। और अब ये जो सेंट मार्टिन का नाम आ रहा है, इसे अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया। तो इसे कहते हैं दोस्तों जो गलतियां हुई है वो आज हमें भुगता रही है। श्रीलंका के मामले में भी आपने देखा होगा, वहाँ भी एक ऐसा द्वीप है जिस पर श्रीलंका अपना दावा करता है और बाकायदा साफ तौर पर बोलता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये हमें गिफ्ट दिया था। तो चीज़ें देखिए दोस्तों, आपने बिल्कुल देश की रक्षा की बैंड बजा दी, कुछ आपने सोचा नहीं कि आगे क्या हो सकता है, किस तरीके की। ये दोस्तों इसीलिए बड़ा बुरा लगता है कहते हुए भी कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम उनको इतना तो पता होना चाहिए था कि आगे 20, 50, 100 सालों में क्या इसका सिनेरियो, क्या इसका रणनीतिक महत्व हो सकता है। कोको आइलैंड का आपने एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।